तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट का मतलब समझते हैं कि कॉस्ट बेसिकली क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं वही उस प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट होती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक XYZ कंपनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कार को बनाकर मार्केट में सेल करती है। XYZ कंपनी ने एक कार को बनाने के लिए मटेरियल पे 2 लाख रुपए का खर्चा किया, ठीक है, और लेबर पे जो है 2 लाख रुपए का खर्चा किया, और 1 लाख रुपए के कुछ यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस जो है वो किए। यानी कि इस कार को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल यहाँ पर कितना खर्च करना पड़ा, 5 लाख रुपए। तो ये जो 5 लाख रुपए है ये बेसिकली यहाँ पर इस कार की जो है वो कॉस्ट होती है। ऐसे ही जैसे मान के चलो कोई अगर बायर है वो इस कार को खरीदता है और उसे 6 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं, तो उस बायर के लिए इस कार की कॉस्ट कितनी होगी, 6 लाख रुपए होगी। ठीक है, अब देखो हमारी जो किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होते हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला एलिमेंट होता है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, तो देखो जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया, जैसे कि अगर हम कार बना रहे तो कार को बनाने के लिए हमने स्टील, लोहा, पेंट का यूज किया है, तो वो क्या है हमारा मटेरियल। उसके बाद है लेबर। लेबर क्या होता है, तो देखो कार को बनाने के लिए हमने जो ह्यूमंस का यूज किया, यानी कि जो हमने वर्कर्स रखे, हमने जो एम्प्लॉयज रखे, वो बेसिकली लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस के अंदर हमने कुछ अदर एक्सपेंसेस किए, जैसे कि रेंट पे किया, यूटिलिटी बिल पे किया, तो वो आ जाते हैं। और इन तीनों से मिलकर ही हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बनती है। जैसे इस कार की कॉस्ट 2 लाख मटेरियल, 2 लाख लेबर और अदर एक्सपेंसेस 1 लाख से मिलकर 5 लाख रुपए जो है वो बनी। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट से मिलकर इस कार की कॉस्ट जो है वो बनी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के साथ। यानी कि आप इस केस स्टडी की हेल्प से कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से जो है वो समझ पाओगे। तो पहले आपको ध्यान से केस स्टडी को समझना है। केस स्टडी क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स प्रोडक्शन और डिलीवरी encompasses वेरियस एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट क्या होती है, तो बेसिकली उस प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए, डिलीवर करने के लिए आपने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया है वो ही उसकी कॉस्ट होती है। दीज एलिमेंट्स कॉस्ट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। यानी कि हमारे कॉस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज की गई है, साथ ही साथ कुछ अदर कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। लेबर कॉस्ट परटेन टू वेजेस एंड सैलरीज पेड टू वर्कर्स, अगेन क्लासिफाइड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो देखो जो मटेरियल कॉस्ट है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे ही जो लेबर कॉस्ट होती है उसे भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कैटेगराइज जो है वो कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की हम बात करें तो हमें कुछ अदर एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि यूटिलिटीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, और इसे भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैटेगराइज जो है वो कर सकते हैं। और ये साथ में मिलकर जो है प्रोडक्ट और सर्विस की टोटल कॉस्ट जो है वो बनाते हैं। इसके बाद में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था। तो ये थी हमारी केस स्टडी। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। तो आई होप आपको केस स्टडी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट मटेरियल्स आर मटेरियल that are directly and visibly incorporated into the final product. They can easily traced and allocated to specific product or project. Which of the following is an example of direct material? तो पहले यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल का मतलब समझो। डायरेक्ट मटेरियल होता क्या, देखो मटेरियल की कॉस्ट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो ऐसा मटेरियल जो कि डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है। जैसे एग्जाम्पल भी आपको बताऊं कि आप यहाँ पर लकड़ी के फर्नीचर जो है वो बना, ठीक है, मान के चलो आप लकड़ी की चेयर बना रहे, ठीक है, तो यहाँ पर जो लकड़ी है, जो वुड है, वो यहाँ पर हम मटेरियल यूज करेंगे। और ये जो मटेरियल है वो इस प्रोडक्ट का एक अहम हिस्सा जो है वो बनेगा। और इसको आप आसानी से देख सकते हो कि वुड का यूज करके इस चेयर को बनाया गया है। तो ये जो वुड होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कहलाएगा। यहाँ पर आप देखो, डायरेक्ट मटेरियल्स आर that directly and visibly incorporated into the final product। यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर जो मटेरियल इंक्लूड होता है और हम उसको देख सकते हैं वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कहलाता है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल को हम आसानी से किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट को एलोकेट कर सकते हैं। जैसे
अगर आपने मान के चलो लकड़ी का यूज किया चेयर को बनाने के लिए, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इस रॉ मटेरियल को हमने यूज किया इस चेयर को बनाने के लिए, यानी कि इस चेयर की कॉस्ट के अंदर इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट को हम आसानी से इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से हमारा कौन सा एग्जांपल होता है डायरेक्ट मटेरियल का। पहला, लुब्रिकेंट यूज इन मशीनरी। मशीनरी के अंदर हमने जो लुब्रिकेंट्स यूज किया, जैसे आप समझो कि अगर फर्नीचर को आपको बनाना है तो उसके लिए आप मशीन यूज करोगे, और मशीन अच्छे तरीके से चले तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं। तो क्या ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है, हमारे फर्नीचर का हिस्सा बनता है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। उसके बाद क्लीनिंग सप्लाईज यूज इन फैक्ट्री। फैक्ट्री को क्लीन करने के लिए आपने कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर यूज किए हैं, तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। वुड यूज इन मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर को बनाने के लिए आपने लकड़ी यूज किया, तो बिल्कुल ये डायरेक्ट मटेरियल होगा, क्योंकि ये जो वुड मटेरियल है वो डायरेक्टली फर्नीचर का अहम हिस्सा जो है वो बनेगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट जो है वो किया जाएगा और उसको हम आसानी से देख सकते हैं। ऑफिस सप्लाईज लाइक पेन्स एंड पेपर, तो ये भी प्रोडक्ट का हिस्सा जो है वो नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यही इकलौता हमारा एग्जाम्पल है डायरेक्ट मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश आर दोज मटेरियल that are not directly incorporated into the final product but necessary for the production process। ऐसे मटेरियल जो कि डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड तो नहीं किए जाते, यानी कि वो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, पर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो टिपिकली मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग सप्लाईज, टूल्स एंड अदर कंज्यूमर्स। तो ये कौन से मटेरियल होंगे? ऑप्शन है, ये डायरेक्ट मटेरियल होंगे, या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे, या फिर डायरेक्ट लेबर होंगे, या फिर इनडायरेक्ट लेबर होंगे। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दिए, इन मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या फिर इनडायरेक्ट लेबर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ करेक्ट आंसर। तो ये हमारी दूसरी टाइप होती है मटेरियल की। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते। जैसे एग्जांपल पे लुब्रिकेंट, देखो आपको मशीन ऑपरेट करनी है तभी आप फर्नीचर बना पाओगे। ठीक है, तो लुब्रिकेंट्स यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, पर ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फर्नीचर का हिस्सा जो है वो नहीं बनता है। और इसको हम डायरेक्टली कह भी नहीं सकते कि जो सारा का सारा जो लुब्रिकेंट है वो चेयर को बनाने के लिए यूज किया है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इंक्लूड वेजेस, सैलरीज, बेनिफिट्स एंड अदर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द वर्कफोर्स। देखो, जब हमें गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी पड़ती है तो हमें ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है, और जब हम ह्यूमंस को काम पर लगाते हैं तो उससे हमें कुछ पे भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर वर्कर है तो उसे हमें वेजेस पे करनी पड़ेगी, अगर कोई इंप्लॉय है तो उसे हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी, कुछ अदर बेनिफिट जैसे कि बोनस, हेल्थ बेनिफिट्स, वो भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है वो हमारी क्या कहलाएगी? जैसे इसे मटेरियल कॉस्ट कहेंगे, लेबर कॉस्ट कहेंगे, अदर एक्सपेंस कहेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लगेगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जैसे आपने यहाँ पर कार बनाई, तो कार को बनाने के लिए आपने जो वर्कर्स रखे, जो एम्प्लॉयज रखे, उसे आपको टोटल 2 लाख रुपए जो है वो पे करने पड़े। तो ये हमारा कौन सी कॉस्ट कहलाएगा? मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, या फिर अदर एक्सपेंस? तो ये जो हमारी कॉस्ट कहलाएगा वो कहलाएगा लेबर कॉस्ट। क्या होगा हमारा यहाँ पर? लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब देखो मटेरियल कॉस्ट के जैसे ही हम लेबर कॉस्ट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? पहला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब ये होते क्या है तो इनको एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाऊंगा। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देखो, ऐसे वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज जो कि डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और उनको जो हमने सैलरीज और वेजेस पे की है वो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाता है। जैसे फर्ज करिए एक एक्स वाई कंपनी, ठीक है, एक्स वाई कंपनी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके अंदर 3 वर्कर्स यहाँ पर जो है वो काम करते हैं, जो कि 3 मशीन्स को यहाँ पर ऑपरेट करते हैं ताकि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस की जाए। यानी कि ये 3 वर्कर जो है वो डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं,
तो इन तीन वर्कर को हमारी जो कंपनी है जो भी वेजेस प्रोवाइड करती है वो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? तो देखो, ऐसे वर्कर्स या फिर जो एम्प्लॉयज हैं जो कि डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे वर्कर और एम्प्लॉयज को हमने जो भी वेजेस और सैलरीज पे की है वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज बैठे हैं जो कि यहाँ पर इनवॉइस बनाते हैं यानी कि बिल काटते हैं, जो कि यहाँ पर सेल्स का काम देखते हैं, या फिर जो मार्केटिंग जो है वो करते हैं, है ना, जो अकाउंटिंग करते हैं, ये जो एम्प्लॉयज है वो डायरेक्टली कंपनी के अंदर प्रोडक्शन नहीं करते, यानी कि डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि ये कंपनी को सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सके। तो इनको जो भी हमने सैलरीज पे की है वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट refers to the expenses directly associated with the employees who directly involved in the production process or delivery of service. These costs can be easily traced and allocated to the specific product project or service. Which of these is example of direct labor cost? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं यानी कि प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको ऊपर जो भी एक्सपेंस हमने किए होते हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, और इनको हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक वर्कर है जो कि यहाँ पर चेयर बना रहा है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वर्कर को जो हमने वेजेस पे किया है उसको वो किस लिए किया है, क्योंकि वो चेयर बना रहा है, तो चेयर की कॉस्ट में हम इसको इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी हमारी एग्जाम्पल है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की? पहला, वेजेस पे टू शेफ्स प्रिपेयरिंग मील्स इन रेस्टोरेंट। ठीक है, तो एक रेस्टोरेंट है, वहां पर एक शेफ जो है वो खाना बना रहा है ताकि कस्टमर को सर्व किया जा सके। तो क्या ये हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? बिल्कुल, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि डायरेक्टली क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है खाना को। ठीक है, उसके बाद सैलरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर बिल्डिंग हाउस। तो एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो कि डायरेक्टली यहाँ पर घर बना रहा है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहा है, तो इसको जो भी हमने सर्विस पे की है तो ये भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। वेजेस पेड टू टेलर्स स्टिचिंग क्लोथ इन द गारमेंट फैक्ट्री। तो एक गारमेंट फैक्ट्री है जहां पर एक टेलर जो है वो कपड़े बना रहा है और उससे हमने वेजेस पे किए, तो डायरेक्टली ये भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही होगा। उसके बाद पेमेंट टू मशीन ऑपरेटर इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर एक मशीन ऑपरेटर है जो कि मशीन को ऑपरेट करता है ताकि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस की जा सके, उसको हम पेमेंट यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयज हु प्रोवाइड सपोर्ट टू ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिकली क्या है? तो ऐसे एम्प्लॉयज जो कि हमारी जो ओवरऑल फंक्शंस हैं, ओवरऑल ऑपरेशंस है कंपनी के, उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं पर डायरेक्टली प्रोडक्शन जो है वो नहीं करते। ठीक है, उनको जो हमने वेजेस पे की है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आएगा। तो इसमें से कौन सी एग्जांपल जो है वो बेस्ट तरीके से इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डिफाइन करिए? पहला, द वेजेस पेड टू वर्कर असेंबलिंग द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक यहाँ पर हमने ना कुछ प्रोडक्ट के सब पार्ट्स बनाए थे, वो वर्कर क्या कर रहा है? उसे असेंबल कर रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो ये तो डिस्क्राइब नहीं करेगा। उसके बाद वेजेस पे टू सुपरवाइजर ओवरसीइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक सुपरवाइजर है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, पर वो ना पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर निगरानी रख रहा है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस सही तरीके से हो सके। तो ये यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये तो लेबर कॉस्ट को ही डिफाइन नहीं कर रहा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेंटिंग द प्रोडक्शन फैसिलिटी, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, द वेजेस पेड टू सुपरवाइजर ओवरसीइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट एलिमेंट की बात करें तो इसका थर्ड एलिमेंट क्या है? कुछ अदर एक्सपेंसेस। तो ये जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी हम दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। अब ये होते गए तो इसको भी सिंपल एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पर समझेंगे। पहले बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? तो देखो, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि हम
डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए किया गया है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए आपने एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया, आपने वहां पर प्रोडक्ट जो है वो बनाया, उसके बाद उस प्रोडक्ट की, मान के चलो प्रोडक्ट एक्स है, उसकी सेल करने के लिए आपने यहाँ पर मार्केटिंग कैंपेन जो है वो चलाई, और ये जो मार्केटिंग कैंपेन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट एक्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करने के लिए किया गया है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेंस है वो इस प्रोडक्ट के लिए जो है किया गया है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कहला है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट होते, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमने एक मार्केटिंग प्रोग्राम चलाया अपनी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए और कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करने के लिए, तो ये जो मार्केटिंग एक्सपेंस होगा वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से या फिर उसकी सेल करने से रिलेटेड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कहलाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? ऐसा एक्सपेंस जो कि किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए नहीं किया जाता है। जैसे फर्ज करिए, जिसमें मैंने एग्जांपल दी कि हमने जो मार्केटिंग की है वो पूरी कंपनी के लिए की है, कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स के लिए की है, वो एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी आपके हिसाब से? कॉस्ट that are not directly tied up to production but support overall operations, या फिर cost directly attribute to a specific product, project और service, यानी कि ऐसी cost जो कि डायरेक्टली हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट या फिर सर्विस को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के लिए हमने कॉस्ट इनकर की है, या फिर कॉस्ट एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, या फिर कॉस्ट रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट और सर्विस, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉस्ट दैट नॉन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल to a specific product, project or service. Instead, they are incurred for overall functioning of organization or to support multiple cost objects. Which of the following is an example of indirect expense? ठीक है, तो बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, ऐसा एक्सपेंस जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं किया गया। तो इसमें से कौन सा हमारा एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का? और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो एक्सपेंस है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए किया जाता है और मल्टीपल कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, यानी कि मल्टीपल प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। पहला, स्पेशल टूल यूज फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो ये तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो एक्सपेंस है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए किया है। उसके बाद रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग, तो एक ऑफिस बिल्डिंग है पूरी की पूरी, उसके ऊपर हम रेंट पे कर रहे हैं, या फिर रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर एग्जांपल है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग, क्योंकि देखो जो रेंट है वो पूरी कंपनी के लिए पे किया जाता है, उस ऑफिस के अंदर सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो काम किए जाते हैं, तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हम रेंट तो पे कर नहीं रहे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कहलाएगा। ओके, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो रेंट है वो हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगी। अगर आपने मान के चलो एक गोडाउन लिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ चेयर को स्टोर करने के लिए रखा गया है, तो उसका जो रेंट पे करोगे वो तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ ही रिलेटेड है, तो ये हमारा उस समय डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो हो जाएगा। तो आपको एक्सपेंस के नाम याद नहीं रखने, आपको मीनिंग समझना है, ताकि आप नेचर के हिसाब से आंसर जो है वो कर पाओ। ओके।